हेलो दोस्तों। तो पॉलिटी के इस सीरीज़ में आप लोगों का फिर से स्वागत है। हम लोग फंडामेंटल राइट्स वाले चैप्टर को आज कंटिन्यू करने जा रहे हैं। फंडामेंटल राइट्स के पिछले लेक्चर में हम लोगों ने आर्टिकल नंबर 18 तक देख लिया था, जिसमें हम लोगों ने देखा था कि आर्टिकल नंबर 18 में क्या था। आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा व्हाट वाज आर्टिकल नंबर 18। तो टुडे वील स्टार्ट विद आर्टिकल नंबर 19। आर्टिकल नंबर 19 ये थोड़ा यहाँ छुप गया है, माफ़ करिएगा, बट दैट इज़ आर्टिकल नंबर 19. ओके, in this article, see what is written: freedom of speech, expression, assemble, form association. मतलब आर्टिकल नंबर 19 है ना, बिल्कुल मतलब एकदम बेसिक राइट्स के बारे में बताता है। फ्रीडम ऑफ स्पीच, आपको बोलने का हक है। फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, आपको एक्सप्रेस करने का हक है। आपको असेंबल करने का हक है। आपको एसोसिएशंस बनाने का हक है। कहीं भी घूमने, रहने, कोई भी प्रोफेशन प्रैक्टिस करने का, प्रेस जो न्यूज़पेपर्स वगैरह का जो राइट होता है, वो सब कुछ आपको आर्टिकल नंबर 19 के थ्रू बताया गया है। ये भी बोला गया है कि आप कंट्री के अंदर घूम सकते हैं अंडर आर्टिकल 19। ठीक है, अब घूमना दो पर्सपेक्टिव में होता है। एक इंटरनल मूवमेंट कि आप कंट्री के विद इन घूमना चाह रहे हो, और एक एक्सटर्नल मूवमेंट कि आप फॉरेन कंट्रीज़ में घूमना चाह रहे हो। तो आपको दोनों का हक है। बस एक प्यारा सा प्रीलिम्स का एमसीक्यू यहाँ छुपा हुआ है कि इंटरनल मूवमेंट जब आप कंट्री के अंदर घूमना चाहते हो, देन इन दैट केस आर्टिकल नंबर 19 यूज़ होगा। ठीक है, जब आप कंट्री के अंदर घूमना चाह रहे हो तो आर्टिकल 19 यूज़ होगा, लेकिन जब आप एक्सटर्नल मूवमेंट मतलब फॉरेन कंट्री में जाके घूमना चाह रहे हो तो वो आर्टिकल नंबर 21 के थ्रू आपको राइट दिया गया है। मतलब आप अंदर तो घूम सकते हो, बाहर भी घूम सकते हो, बस आर्टिकल्स का डिफरेंट है। आर्टिकल्स में कैसा डिफरेंट है कि अगर कंट्री के अंदर घूमना है तो आर्टिकल नंबर 19 विल बी यूज्ड, लेकिन अगर कंट्री के बाहर घूमना है तो आर्टिकल नंबर 21 इज़ यूज्ड। ठीक है, अब जैसे हम लोगों ने हर आर्टिकल में देखा था कि कुछ एक्सेप्शंस भी रहता है, तो इसमें भी एक्सेप्शन है। इसमें क्या एक्सेप्शन है कि कैन बी रेस्ट्रिक्टेड फॉर ट्राइबल एरिया प्रोटेक्शन। मतलब ऐसा गवर्नमेंट कर सकती है कि किसी एरिया में जहाँ ट्राइबल लोग रहते हैं, जहाँ माइनॉरिटीज़ रहती है, जहाँ SC ST कम्युनिटी रहती है, वहाँ आपको जाने से रेस्ट्रिक्ट करे, वहाँ आपकी एंट्री को रोक दिया जाए। क्यों ऐसा हो सकता है? ऐसा इसीलिए होता है ताकि जो ट्राइबल एरियाज़ है, ताकि जो ट्राइबल पॉपुलेशन है, वो लोग के सेंटिमेंट्स हर्ट ना हो। अगर हम जनरल लोग उस एरिया में जाएंगे जहाँ मतलब अजीब से लोग रहते हैं, अजीब सा एक कल्चर है, अजीब सा एक ट्रेडिशन है, तो मतलब नॉर्मल ह्यूमन टेंडेंसी है कि वो उसका मजाक उड़ा दे, है ना। हो जाता है, भले हम और आप, हम एजुकेटेड है, हम इस बारे में जानते हैं, हम नहीं करेंगे, पर जो नहीं जानते हैं वो उतना नहीं सोचते हैं, किसी के सेंटिमेंट्स के बारे में नहीं सोचते, किसी के ट्रेडिशंस, किसी के कल्चर के बारे में नहीं सोचते, और वो उसे डिस्टॉर्ट करने लगते हैं, उनको उसका मजाक उड़ाते हैं। और कहीं ना कहीं वो कल्चर्स इतने माइनॉरिटी में है, इतने कम तादाद पे है कि उन्हें बुरा लग ही जाता है। तो इसीलिए अगर गवर्नमेंट चाहे तो इन सारे एरियाज़ में आपके एंट्री को रेस्ट्रिक्ट कर सकती है। ठीक है, चलिए अब आर्टिकल नंबर 21 देखते हैं हम लोग, 20 देखते हैं। आर्टिकल 20 तीन चीज़ बोलता है। पहला क्या है? नो एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ नो एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ। इसका मतलब क्या होता है? देखिए, बस हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में क्या है ना, ये लोग ने ब्रिटिश के एक्सेंट को पकड़ करके अजीब अजीब से वर्ड लिख दिए, पर सबके मतलब बहुत सिंपल सिंपल है। ये कुछ 10-15 वर्ड्स रहते हैं कुछ ब्रिटिश एक्शन पे, जो हमें थोड़ा याद करना पड़ जाता है, थोड़ा रट्टा लगाना पड़ जाता है, पर कोई डरने की बात नहीं। जब आप 10-15 बार लक्ष्मीकांत रिवाइज कर लोगे ना, यू विल जस्ट गेट अ हैंग ऑफ ऑल दिस वर्ड्स। मतलब ये आपके टिप में होगा, आई अश्योर यू दैट। पहला चीज़ क्या है? नो एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ। इसका मतलब क्या होता है कि किसी एक ऑफेंस के लिए आपको, मतलब जैसे मान लीजिए अभी आपने कोई गलती की है, ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल मैं बहुत ही रिसेंट का एक बात बोलती हूँ। जैसे कि अभी अगर हम मास्क नहीं पहनते हैं तो मतलब हमें कुछ फ़ाइन पे करना पड़ जाता है ना, या हम हेलमेट नहीं पहनते हैं तो हमें कुछ फ़ाइन पे कर जाना पड़ जाता है। हेलमेट तो चलिए फिर भी बहुत दिनों से चल रही है, मैं मास्क के बारे में ही बोलती हूँ। जो अभी कोरोना वायरस की वजह से हमें मास्क पहनना पड़ जाता है, तो मास्क नहीं पहनने पर फ़ाइन लगता है। लेकिन मास्क तो मैं 2015 में भी नहीं पहन रही थी, तो क्या मुझे तब से उस चीज़ का सज़ा मिलेगा? नहीं। तो एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ यही बोलता है कि आपने जब गलती की, अगर उस वक्त वो लॉ था, तभी आपको गलती की सज़ा मिलेगी। अगर जिस वक्त लॉ बना था उस वक्त आपने वो गलती, अगर मान लीजिए जिस वक्त आपने गलती की थी उस वक्त कोई ऐसा लॉ था ही नहीं, तब को सज़ा भी नहीं मिलेगी। जैसे फॉर एग्जांपल ये मास्क वाला ही, मास्क तो मैं 2015 में भी नहीं पहन रही थी, तो क्या मुझे सज़ा मिली थी?
नहीं, उस वक्त ये लॉ ही नहीं था कि मास्क नहीं पहनोगे तो सज़ा मिलेगा, फ़ाइन चलेगा, लेकिन अब है। अब आप मास्क नहीं पहनोगे तो आपको फ़ाइन काटा जा सकता है। तो इसीलिए क्या हो जाता है, ये है एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ। ये क्या बोलता है कि जिस वक्त आपने गलती की, उस वक्त अगर उस गलती से रिलेटेड कोई लॉ है एग्जिस्टेंस में, तभी आपको सज़ा मिलेगी। अगर गलती आपने आज की है और उस चीज़ से रिलेटेड लॉ 2025 में आए, इसका मतलब ये नहीं कि 2025 में आपको इस चीज़ की सज़ा मिलेगी, नहीं। अब आप उस वक्त अगर ये गलती फिर करोगे, देन प्रोबेबली यू विल बी पनिश्ड। समझ आ गया? नो एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ, नो डबल जियोपार्डी। इसका सिंपल मतलब यही है कि एक ही ऑफेंस के लिए आपको बार बार सज़ा नहीं दिया जाएगा। फॉर एग्जाम्पल आपने किसी का मर्डर किया था, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आपने किसी का मर्डर कर दिया था। उस मर्डर के लिए मान लीजिए आपको कोर्ट ने 10 साल की सज़ा सुनाई, क्या आप यू विल बी इम्प्रिजन्ड इन जेल फॉर द कमिंग 10 ईयर्स। ठीक है, आपने 10 साल की सज़ा काट ली, सब खत्म हो गया। तो अब कोर्ट आपको वापस से वो 10 साल की सज़ा नहीं दे सकता है कि फिर से आपने ऑफेंस, इतना ख़राब ऑफेंस किया था, फिर से आपको सज़ा दे रहे हो उसी ऑफेंस के लिए, नहीं। एक सज़ा का, एक गलती की एक सज़ा, ठीक है। ठीक है, मर्डर किया था, 10 साल के लिए जेल पड़ गया, कहानी ख़त्म। ठीक है, अब ऐसा नहीं कि वापस से आपको सज़ा मिला जाएगा। और नो सेल्फ इंस्क्रिमिनेशन, मतलब कभी कभी कोर्ट में होता है ना, बोला जाता है कि खुद के खिलाफ खड़े हो जाओ, तो ऐसा नहीं हो सकता है। नॉट कंपेल टू विटनेस अगेंस्ट हिमसेल्फ, मतलब आप खुद के खिलाफ कोई गवाही दो, इस चीज़ के लिए आपको कोई वो नहीं कर सकता है, आपको मतलब जोर नहीं दिया जा सकता कि आप खुद के खिलाफ जा करके विटनेस बनो। ठीक है, आर्टिकल नंबर 20 समझ आ गया? नो एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ, नो डबल जियोपार्डी एंड नो सेल्फ इंस्क्रिमिनेशन। ठीक है, नाउ लेट्स मूव टू आर्टिकल नंबर 21। आर्टिकल नंबर 21 बेसिक राइट है, क्या बोलता है, प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, कि आपकी ज़िंदगी और आपकी लिबर्टी को प्रोटेक्ट करना, एक्सेप्ट प्रोसीजर इस्टेब्लिश्ड बाय लॉ। ठीक है, अब इसके अंदर एक स्टोरी है, चलिए पढ़ते हैं। इन गोलकनाथ केस, सुप्रीम कोर्ट सेड दैट प्रोटेक्शन इज ओनली अवेलेबल अगेंस्ट एग्जीक्यूटिव, not legislative. However, in Menka case, Supreme Court said that law should be reasonable, fair and just, due process of law available to both citizens and non-citizens. अच्छा, अब इसमें क्या बोल रहा है कि प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, कि आपकी लाइफ और आपकी लिबर्टी को गवर्नमेंट प्रोटेक्ट करेगी, सुप्रीम कोर्ट प्रोटेक्ट करेगी, कॉन्स्टिट्यूशन प्रोटेक्ट करेगी, एक्सेप्ट प्रोसीजर बाय इस्टेब्लिश्ड बाय लॉ। मतलब अगर लॉ में कोई ऐसा प्रोसीजर आ जाए, लॉ में कोई ऐसा प्रावधान आ जाए कि आपकी लाइफ और पर्सनल लिबर्टी को किसी कारणवश आपसे छीनना पड़े, देन दैट इज़ नॉट अ वायलेशन। मतलब अगर लॉ में ही कोई ऐसा प्रोसीजर आ गया, लॉ में ही कोई ऐसा प्रावधान आ गया जिसके तहत वो आपकी लाइफ और पर्सनल लिबर्टी की जो प्रोटेक्शन है आपसे छीन ले, then that is not violation of fundamental law. This is a very good MCQ, except procedure established by law. अब गोलकनाथ केस में सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला कि प्रोटेक्शन सिर्फ और सिर्फ आपको एग्जीक्यूटिव से है, लेजिस्लेटिव से नहीं। मतलब आपका प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी इन गोलकनाथ केस में सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि सिर्फ एग्जीक्यूटिव से है, लेजिस्लेटिव से नहीं है। लेकिन इन मेनका गांधी केस ने सुप्रीम कोर्ट ने अपने जजमेंट को रिवर्स करते हुए बोला कि नहीं, आपको दोनों के लिए प्रोटेक्शन है, एग्जीक्यूटिव के लिए भी, लेजिस्लेटिव के लिए भी, क्योंकि जो लॉ होना चाहिए वो रीज़नेबल, फेयर एंड जस्ट होना चाहिए। समझ आ गई? बस केसेस थोड़ा सा याद रखिएगा कि पहले गोलकनाथ केस में उन्होंने बोला कि एग्जीक्यूटिव के टुवर्ड्स ही खाली प्रोटेक्शन मिलेगा, लेजिस्लेटिव से नहीं मिलेगा। लेकिन बाद में मेनका केस में सुप्रीम कोर्ट ने क्या ठहराया कि जो लॉ है वो फेयर, रीज़नेबल और जस्ट होना चाहिए, तो आपको प्रोटेक्शन ज़रूर मिलेगा। ठीक है, आर्टिकल 21 क्या बोलता है, प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी एक्सेप्ट प्रोसीजर इस्टेब्लिश्ड बाय लॉ। अगर लॉ में लिख दिया जाए कि आपका लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी को छीना जा सकता है आपसे, तो दैट इज़ नॉट अ वायलेशन ऑफ योर फंडामेंटल राइट्स। गोलकनाथ केस में सुप्रीम कोर्ट ने ये ठहराया कि आपको प्रोटेक्शन दिया जाएगा ओनली अगेंस्ट एग्जीक्यूटिव, नॉट अगेंस्ट लेजिस्लेटिव। लेकिन मेनका केस में उन्होंने ये बोला कि जो भी लॉ बनाया जाएगा वो रीजनेबल, फेयर एंड जस्ट होना चाहिए। लेट्स गो टू आर्टिकल नंबर 21A। अब 21A जब भी आप ऐसे पढ़ते हो ना, 21 फिर कोई कैपिटल लेटर ए, फिर या फिर कोई कैपिटल लेटर AZB ऐसे करके, तो समझिएगा उसे अमेंडमेंट के थ्रू लाया गया है। वो पहले से कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं था, उसे बाद में कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करके लाया गया है। कब आपको समझ आएगा ये, जब कोई आर्टिकल दिया हुआ है, जब कोई आर्टिकल दिया हुआ है और लिखा हुआ है 21A, या ऐसे कैपिटल में B या कैपिटल में C या कैपिटल में D, तो समझिए ये कैसे आया है, कॉन्स्टिट्यूशनल
अमेंडमेंट इसके थ्रू लाया गया है। ठीक है, आर्टिकल 21A क्या बोलता है? राइट टू फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन। मतलब 21A के थ्रू क्या बताया गया है कि फ्री और कंपलसरी एजुकेशन दिया जाएगा। ठीक है, प्राइमरी एजुकेशन। लेकिन 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट इसको किससे ऐड किया गया था? 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2002। पहले ये DPSP में था। ठीक है, अच्छा DPSP में था, इसका क्या मतलब है? लेट मी टेल यू। पहले जो ये फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन किस में था? DPSP में। DPSP में था, इसका मतलब ये है कि ये जस्टिसएबल नहीं था। मतलब अगर किसी बच्चे को फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन नहीं मिल रहा है प्राइमरी लेवल पे, तो यू कैन नॉट गो टू सुप्रीम कोर्ट, क्योंकि ये तो जस्टिसएबल ही नहीं है। ये DPSP जस्टिसएबल है ही नहीं। तो अगर सुप्रीम कोर्ट में जाकर के आप बोलोगे कि फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन नहीं दिया जा रहा है, तो दैट इज़ नॉट जस्टिसएबल। बट बाय 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से इस फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन को DPSP से हटा करके एक फंडामेंटल राइट बना दिया गया। तो जैसे ही वो एक फंडामेंटल राइट बन जाता है, तो मतलब वो कंपलसरी है। अब अगर उसका वायलेशन हुआ तो यू कैन गो टू सुप्रीम कोर्ट। तो 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2002 जो DPSP में था, क्या था? फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन फॉर प्राइमरी स्टूडेंट्स, उसको DPSP से निकाल कर फंडामेंटल राइट में बना दिया गया। तो नाउ it is no more non-justiciable, it is very much justiciable. Anyone who is not getting primary education can go to supreme court कि मेरा फंडामेंटल राइट वायलेट हो रहा है। ठीक है, DPSP में फंडामेंटल राइट के बारे में बात नहीं होता, उसमें सिर्फ वो राइट्स है विच आर नॉट जस्टिसिएबल। मतलब अगर वायलेट कर भी दिया गया, यू कैन नॉट गो टू सुप्रीम कोर्ट क्लेमिंग कि वायलेट हो रहा है, जस्टिसिएबल है ही नहीं, जस्टिस मिलेगा ही नहीं उसके लिए। लेकिन फंडामेंटल राइट्स आर जस्टिसिएबल। I told in the first lecture you can directly go to Supreme Court if they are violated. तो जब कंट्री को लगा होगा कि 2002 में ही आया था ना 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2002, कंट्री को लगा होगा कि अब हमारे पास रिसोर्सेज इनफ है कि हम सबको एजुकेशन दे सकें, तो उन्होंने क्या किया? उसे DPSP से निकाल करके एक फंडामेंटल राइट, एक मौलिक अधिकार बना दिया आर्टिकल नंबर 20A के तहत कि फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन शैल बी प्रोवाइडेड टू ऑल। ठीक है, अब आर्टिकल नंबर 22 दो चीज़ों के बारे में बात करता है, एक प्यूनिटिव डिटेंशन, एक प्रिवेंटिव डिटेंशन। प्यूनिटिव डिटेंशन का मतलब क्या होता है कि आपने क्राइम कर दिया और फिर आपको अरेस्ट किया जा रहा है। ठीक है, प्यूनिटिव डिटेंशन, क्राइम कर दिया है, अब अरेस्ट हो गए हो। प्रिवेंटिव डिटेंशन, अगर पुलिस को शक है, शक के बेसिस पे वो आपको क्राइम करने से पहले ही अरेस्ट कर ले। मतलब मान लीजिए किसी स्टेट में इलेक्शन है और उसे आप पर शक है कि हर बार आप कुछ ना कुछ करते हो, इस बार भी आप ज़रूर कुछ ना कुछ करोगे इस इलेक्शंस में, तो उन्होंने आपको अरेस्ट कर लिया। प्रिवेंटिव डिटेंशन, प्रिवेंट कर रहे हो आप, वो आपको कुछ करने से, वो आपको पहले ही प्रिवेंट कर दिए कि आप कुछ कर ही ना पाओ। प्रिवेंटिव डिटेंशन, ये देखिए, बिफोर क्राइम डन पर्सन इज अरेस्टेड ऑन व्हाट बेसिस? ऑन द बेसिस ऑफ सस्पिशन, ऑन द बेसिस ऑफ शक हो गया पुलिस को कि आप कुछ करोगे। अच्छा, प्यूनिटिव डिटेंशन में क्या है? प्यूनिटिव डिटेंशन में अब जो भी डिटेन्यू है, जिसे भी आप लोगों ने अरेस्ट करके लाया है, उसके पास पूरा हक है कि वो इन्फॉर्म्ड हो कि उसे क्यों अरेस्ट किया गया है। ये मैं प्यूनिटिव डिटेंशन के बारे में बता रही हूँ अभी। ठीक है, प्यूनिटिव डिटेंशन के क्या क्या फीचर्स है, प्यूनिटिव डिटेंशन के क्या क्या फीचर्स है, देखिए। पहले तो जो भी अरेस्ट हुआ है उसे बताना कि वो अरेस्ट किस ग्राउंड पे हुआ है। वो चाहे तो कोई लॉयर को कंसल्ट कर सकता है। अगर DM ये ना बोले कि उसका टाइम पीरियड को एक्सटेंड करो, ठीक है, अगर DM जो डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट्स होते हैं, जो ब्यूरोक्रेट्स होते हैं बेसिकली, जो आप बनना चाहते हो इन फ्यूचर, अगर वो लोग नहीं बताए द रीज़न फॉर कीपिंग द पर्सन अरेस्टेड, या वो लोग उसका टाइम पीरियड ऑफ अरेस्ट को नहीं एक्सटेंड किए, तो विद इन 24 आवर्स आपको उसे छोड़ना पड़ेगा, रिलीज आफ्टर 24 आवर्स। ठीक है, ये सिर्फ क्रिमिनल केसेस पे अप्लाई होता है, नॉट इन सिविल केसेस। ठीक है, ये सिर्फ ये चीज़ ओनली क्रिमिनल केसेस में अप्लाई होता है, सिविल केसेस में नहीं। सिविल केसेस में सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर चाहिए होता है। ठीक है, समझ आ गया? अब हम लोग चलते हैं प्रिवेंटिव डिटेंशन। प्रिवेंटिव डिटेंशन क्या बोलता है कि आपको पहले ही
अरेस्ट कर लिया जाएगा बिफोर डूइंग एनी क्राइम। तो इसमें क्या यह होता है कि अगर किसी ने अगर पुलिस ने आपको कोई काम करने से पहले ही शक के बेसिस पे आपको अरेस्ट कर लिया, तो वो आपको 3 महीने से ज़्यादा अरेस्ट करके नहीं रख सकता है। और अगर वो रखेगा, पहला बात तो वो 3 महीने से ज़्यादा रख नहीं सकता आपको अरेस्ट करके। अगर वो रख रहा है तो वो जो टाइम पीरियड है, एक्सटेंडेड टाइम पीरियड फॉर मोर देन 3 months शुड बी जस्टिफाइड बाय एन एडवाइजरी बोर्ड। मतलब कोई एडवाइजरी बोर्ड ने कंसल्ट किया है कि हाँ उसे अभी और कुछ दिन के लिए रखो, ठीक है। उसके बाद ग्राउंड्स ऑफ डिटेंशन शुड बी कम्युनिकेटेड टू द डिटेन्यू। तो जैसे पिछले में था कि क्यों अरेस्ट करके रखे हो ये बताना ज़रूरी है, तो इसमें भी उसे बताना ज़रूरी है कि किस ग्राउंड पर उसे डिटेन किया गया है। ही और शी शुड बी गिवन रिप्रेजेंटेशन। रिप्रेजेंटेशन मतलब अगर वो किसी लॉयर या लीगल प्रैक्टिशनर को हायर करना चाहते हैं तो he has that authority. A 44th Constitutional Amendment Act of 1978 reduced period from 3 to 2 years, but still it has continued to be 3 years. तो 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से क्या हुआ था? 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1978 ने ये बोला कि जो 3 महीना का टाइम पीरियड है ना, जो उसे 3 महीना तक ही डिटेन करके रख सकते हैं, तो उसे रिड्यूस करके 2 महीना कर दिया गया था, ठीक है। 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट में जो डिटेन्यू को हम लोग 3 महीना तक अरेस्ट करके रख सकते हैं अपने पास, उसके बाद ही एडवाइजरी बोर्ड का कंसल्टेशन चाहिए, लेकिन 3 महीना तक तो रख सकते हैं। तो 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ने इस 3 महीने के टाइम को रिड्यूस करके 2 महीना कर दिया था। लेकिन ये होने के बाद भी सिंस 3 महीना बहुत दिनों से चला आ रहा था, तो अभी तक वो 3 महीना का ही चल रहा है। 2 महीना तो किसी को याद भी नहीं है कि ऐसा कुछ लाया भी गया था। तो सिंस वो ऑल्दो वो 2 महीना हो गया है, लेकिन 3 महीने ही चलते हैं, ठीक है। अब आर्टिकल नंबर 24। आर्टिकल नंबर 24 क्या बोलता है? प्रोहिबिशन ऑफ ट्रैफिक इन ह्यूमन बींग्स एंड फोर्स लेबर। मतलब ह्यूमन बींग्स का ट्रैफिक नहीं करना, जो उन्हें बेचते हैं, बच्चों को, वुमेन को, जो ले जा कर के अलग अलग शहर में बेच देते हैं फॉर प्रॉस्टिट्यूशन एंड ऑल ऑफ दोज वर्क्स, वो सब नहीं करना है। फोर्स लेबर नहीं करना है कि किसी को ज़बरदस्ती काम करवा रहे हैं, फोर्स कर रहे हैं काम करने के लिए। बेगार वगैरह हो जाता है ना कि हमने आपसे लोन लिया था, हम आपको रीपे नहीं कर पा रहे हैं, तो आप अपना पैसा कैसे वसूल कर रहे हैं? आप मुझे अपने घर में नौकर बना दिए हैं, एंड इन सॉर्ट ऑफ दैट लोन, वो जो लोन आपने मुझे दिया था, उस लोन के बदले आप मुझे अपने घर के नौकर बना लिए हो, तो वो फोर्स लेबर नहीं चलेगा, ठीक है। तो आर्टिकल नंबर 24 प्रोहिबिशन ऑफ ट्रैफिक के बारे में बात करता है। आर्टिकल नंबर 23 बात करता है। आर्टिकल नंबर 24 बात करता है प्रोहिबिशन ऑफ चिल्ड्रन इन फैक्ट्रीज बिलो 14 ईयर्स ऑफ एज नॉट एम्प्लॉयड इन फैक्ट्री, माइन और हजार्डस एम्प्लॉयमेंट। मतलब फैक्ट्री वगैरह में चिल्ड्रन लोग को काम नहीं करना। जो बच्चे बिलो 14 ईयर्स ऑफ एज होते हैं, 14 साल से भी कम, वो लोग को फैक्ट्रीज़ में काम नहीं करना है। माइन, फैक्ट्री या कोई हजार्डस एम्प्लॉयमेंट में काम नहीं करना है। अच्छा, हजार्डस में नहीं करना है, मतलब नॉन हजार्डस में कर सकते हैं, है ना। मतलब जैसे मान लीजिए किसी गाँव में खेती बाड़ी चलती है, एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़ चलती है, पोल्ट्री फार्मिंग एंड ऑल दोज एक्टिविटीज़ चलते हैं, तो उसमें अगर बच्चे अपने माता पिता की हेल्प करें तो दैट इज़ नॉट child labor. Why? Because it is not hazardous. I think I'm going in the right direction as per said by our constitution. It shouldn't be hazardous. मतलब अगर हम लोग अपना पोल्ट्री फार्मिंग और एग्रीकल्चर वगैरह में काम करें दैट इज़ नॉट hazardous. माइनिंग वगैरह तो वहाँ होने नहीं वाला, कोल वगैरह को तो काम ही नहीं है। नॉर्मल ह्यूमस कंटेंट और ऑर्गेनिक मटीरियल से हम लोग काम करते हैं। नॉट hazardous मतलब दैट इज़ नॉट चाइल्ड लेबर, है ना। तो ऐसे ऐसे चीज़ लिखे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, तो इसे याद रखिएगा बस। आर्टिकल नंबर 24 क्या बोलता है? बिलो 14 ईयर्स ऑफ एज कोई चिल्ड्रन किसी फैक्ट्री, माइंस या हजार्डस एम्प्लॉयमेंट में काम नहीं करना चाहिए, मतलब नॉन हजार्डस में कर सकता है बेसिकली, ठीक है। वील कीप दिस टिल हियर आर्टिकल नंबर 24 तक। मैंने आप लोगों को आर्टिकल नंबर 19 से पढ़ाना शुरू किया था। आर्टिकल 19, 20, 21, 21A, 22, 23, 24 आई taught you everything basically. So we would like to end this video now, guys. If you loved the explanation, then please like the video and subscribe to my YouTube channel. You can tell me in the comment section how you liked the video and if you want any changes in my teaching pattern. Take care, guys, and thank you so much.